हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि जानते हैं कि एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आज 5th चैप्टर को कवर करूँगी। ये 6th क्लास की एनसीईआरटी है, यानी इससे पहले मैंने ऑलरेडी 4th क्लास उसमें कवर कर लिया, यानी कि 4th चैप्टर कवर कर लिया है। और 6th चैप्टर 5th चैप्टर है, इसमें मैं बात करूँगी आज डोमिनेशन ऑफ द अर्थ, यानी कि मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। इसके पहले मैंने 4 चैप्टर बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने उसे डिकोड किया है। जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर के प्लेलिस्ट में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं, यानी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो वहाँ से इजीली आप देख सकते हैं। ये आपकी बेसिक्स बिल्कुल फंडामेंटल क्या कहते हैं इन्हांस करेगा, जिसकी वजह से आपको अदर्स जो बुक्स पढ़ेंगे, तो यानी कि आप जब कोई रेफरल बुक पढ़ेंगे तो जियोग्राफी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, तो उसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी इसमें हम बात करेंगे पर्टिकुलरली कुछ यानी उस पर यानी कि मेजर जियोग्राफिकल फीचर्स पे, यानी कि जैसे ओशियंस हो गए, कॉन्टिनेंट्स हो गए, इन सारी चीज़ों पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें तो ह्यूमंस के लाइफ सस्टेन करने के लिए यानी हमको वाटर, एयर एंड अर्थ तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। यानी एक मिनट, ये जो कि है तो यानी जिससे मिलकर के एक बायोस्फीयर बनता है। बायोस्फीयर की बात करें तो यानी कि एक लिथोस्फीयर होता है, यानी कि ये लिखा हुआ है लिथोस्फीयर, और उसके बाद होता है एक हाइड्रोस्फीयर, एक होता है एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर की बात करें तो एक लैंड लाइक एरिया, यानी कि अर्थ, जिसको सॉलिड पोर्शन होता है ऑफ द अर्थ का। एटमॉस्फेयर यानी जिसमें डिफरेंट टाइप्स गैसेज प्रेजेंट होती हैं। और उसके आगे हम बात कर ले हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मतलब बात करें तो इसमें पानी की बात करें, यानी कि पानी के बिना तो जीवन संभव नहीं है। तो इस तरीके से यानी कि अगर ये बात करें, ये हो गया हमारा लिथोस्फीयर, ये हो गया एटमॉस्फेयर, ये हो गया हाइड्रोस्फीयर, यानी कि ये हाइड्रोस्फीयर एच यानी कि पानी, जितना पानी का रिसोर्सेज उसमें आ जाएगा। उसके आगे हम बात कर ले जो है एटमॉस्फेयर ए, यानी जो हमारा एनवायरमेंट है, इसको कहते हैं ना ये एनवायरमेंट, तो उसमें पानी जो गैसेज हैं वो सारी चीज़ें, ओपन एरिया यानी लाइक वो स्काई। उसके बाद नेक्स्ट बात कर ले तो ये हो गया हमारा लिथोस्फीयर, यानी कि लैंड एरिया, यानी कि एक सॉलिड पोर्शन जिसमें हम लोग रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे बात करें तो उसमें ये बीच का पोर्शन हो गया बायोस्फीयर, जिसको कहेंगे यहाँ, जो मिलकर के इन सारी चीज़ों से बनता है बायोस्फीयर। तो यानी बायोस्फीयर की बात करें, लिथोस्फीयर यानी अगर ओनली सिर्फ लैंड ही रहे, जैसे लाइक डिजर्ट, तो उसमें लाइफ सस्टेन नहीं कर सकती है। उसी तरीके से अगर ओनली हवा में भी आदमी नहीं रह सकता, उसी तरीके से केवल पानी में भी आदमी क्या कोई भी जीव सिर्फ एक ही पर्टिकुलरली उसमें नहीं रह सकता है। तो इसको इन सबको मिलाकर के जो बायोस्फीयर यानी कि एक तीनों का एक इंट्रैक्शन होता है, जहाँ पे वहाँ पर लाइफ सस्टेन करती है, इसको बायोस्फीयर कहते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। और आगे हम बात करें यानी कि जिसमें थोड़ा सा लाइट का जिसमें गैसेस भी हों, लैंड एरिया भी हो, उसके साथ बात करें पानी भी हो, तो सारी चीज़ें मिलकर के लिथोस्फीयर बनाती, सॉरी बायोस्फीयर बनाती हैं। अब इसमें कुछ वर्ड्स की बात कर ले, यानी कि जैसे ग्रीक वर्ड्स हैं जो कि लिथोस, जिसका मतलब स्टोन होता है, स्टोन, यानी कि इसको हमने लिथोस्फीयर की बात की। एटमॉस मीन्स होता है वेपर, यानी कि पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं, या फिर ड्रॉपलेट्स का जैसे कि इन्वायरमेंट में या फिर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होती है, यानी कि पानी का रिसोर्स जो वेपर के रूप में होता है, उसकी बात कर ले भाप जिसको कहते हैं। हॉटर मीन्स होता है वाटर। तो यानी कि ये सारी चीज़ें ग्रीक वर्ड्स से बनी हुई हैं तीनों, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, तो इन सबकी मीनिंग है ये। आगे हम बात कर लेते हैं लिथोस्फीयर की बात कर ले, जो कि हमने बताया कि एक सॉलिड पार्ट्स है जो रॉक का बना होता है अर्थ के क्रस्ट में। अर्थ के क्रस्ट में बात कर ले थोड़ा सा यहाँ पे, तो हमारी अर्थ है लाइक ओनियन, ये इसमें भी 3 लेयर में बनी हुई है अर्थ। यानी फर्स्ट तो एक हो गया हमारा कॉन्टिनेंटल एरिया, यानी जिसको ये क्रस्ट वाला रीजन हो गया, जो अप्रोक्सीमेटली 35 टू 70 किलोमीटर इसकी क्या कहते हैं डेप्थ है। यहाँ टोटली इतना, यानी कि अगर जहाँ माउंटेनियस रीजन है वहाँ पर 70 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट होती है, यहाँ पर ओशियन रीजन वहाँ 5 किलोमीटर के अराउंड होती है, और जहाँ पर नॉर्मल लैंड एरिया है वहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 30 टू 35 होती है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा इस तरीके से, यानी कि इसको हम क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट। और उसके आगे हम बात करें नेक्स्ट लेयर की, तो नेक्स्ट होती है हमारी मेंटल, जो कि 29 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट है, 2900 ये होती है। उसके आगे नेक्स्ट बात कर ले कोर, तो कोर में 2 लेयर होती है, एक इनर कोर, एक आउटर कोर।
तो इनर कोर सॉलिड पार्टिकल्स इसमें। तो उसी इस तरीके से आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ये दोनों पार्ट कोर हो गया। और उसके आगे बात कर लेते जो तीनों लेयर आपको समझ में आई होंगी। तो आगे हम बात करते हैं, इसके आगे हम चैप्टर में बहुत ब्रीफ में इसके अबाउट बात करेंगे, थोड़ा सा आपके जो है रेफरेंस के लिए है कि चीज़ें समझ में आए आपको। तो चलिए हम आगे बात कर लेते हैं लिथोस्फीयर की, यानी कि जो है लिथोस्फीयर की बात करेंगे, यानी एक सॉलिड पार्टिकल यानी कि जहाँ पर रॉक्स हैं उसके बाद जो है सॉलिड पार्टिकल्स हैं लिथोस्फीयर में। और उसके बाद यहाँ पर जो हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराती है एलिमेंट्स विच सस्टेन ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए, यानी जीवों को जीवित रहने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाती है। और उसके आगे बात करें इसमें कॉन्टिनेंट्स भी हैं, ओशियंस भी हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ओशियंस यानी कि जैसे आप अर्थ की मैप जो इंडिया या वर्ल्ड का मैप देखेंगे, इस तरीके से वर्ल्ड के मैप पे आए तो ये हमारे जो ओशियंस रीजन है, यानी कि ये अर्थ पूरा, ये टोटली अर्थ है। यानी कि अगर इसको हम पूरा सर्कल कर देंगे तो एक गोला बन जाएगा, यानी कि इसको हम जैसे ग्लोब में आपने देखा ही होगा। तो इस तरीके से ये है। और उसमें अगर इसको थोड़ा सा ओपन करके मैप के तरीके से इसको बताया जाता है, तो जिसमें ये कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, उसके बाद क्या कहते हैं एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, और उसके साथ लास्ट है अंटार्कटिका। तो ये सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, यानी कि जहाँ पर लैंड है उसमें प्रॉपर आदमी रहते हैं, यानी जीव रहते हैं, बाकी जीव जंतु सभी रहते हैं। और ये लैंड एरिया यानी कि जो ओशियन है, यहाँ पर पूरा ह्यूज पानी से भरा हुआ, इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये 5 है, यानी कि कॉन्टिनेंट्स में देखिए तो 7 है, और इसकी ओशियंस की बात करें तो 5 है। तो इसमें एक पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा ओशियन है, अटलांटिक ओशियन सबसे बिजिएस्ट ओशियन है, यानी बिजिएस्ट रूट है यहाँ पर, क्योंकि आप देख सकते हैं ना कि हाँ अमेरिका है, अमेरिका सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है, इधर यूरोप है, इसके बाद इधर बात करें तो अफ्रीका है, साउथ अमेरिका। तो इस तरीके से सबसे बिजिएस्ट रूट है ये, यानी ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज़्यादा इसी रूट से होता है। उसके आगे हम बात करें तो ये सदर्न ओशियन है। उसके बाद हम बात करें तो इंडियन ओशियन से तो आप लोग इंट्रोड्यूस्ड ही होंगे, बिकॉज ये इंडिया के नेम पे ही रखा गया है, इसका नाम है। उसके आगे हम बात कर ले तो जो है आर्कटिक ओशियन, तो ये 5 ओशियंस हैं, तो इस तरीके से। और उसके आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, तो लेवल ऑफ द सी वाटर रिमेनिंग द सेम एवरीवेयर, यानी कि लैंड में उसका पानी का जो लेवल है ओशियन का, वो हर जगह सेम ही है। और आगे बात कर ले तो एलिवेशन ऑफ द लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज टेकन एज 0, यानी कि बहुत ज़्यादा डेप्थ है, अभी तक कोई ना पाएंगे, क्योंकि समुद्र में ही पृथ्वी है, यानी कि जो हम लैंड एरिया में रहते हैं वो लैंड एरिया पूरा एक तरीके से इसके कॉन्टिनेंट्स के ऊपर है, यानी कि जो ओशियन है इसके ऊपर तैर रहा है, इस तरीके से समझ सकते हैं आप। तो आगे हम बात कर लेते हैं वाटर बॉडीज का लैंड बेसिन, यानी जो आपको बताया कि यहाँ जो पानी वाला रीजन, यानी कि अगर बात कर लें यहाँ पे तो जो लैंड यानी कि अर्थ पे जो पानी का रेशियो है 75% वाटर है और 25% अराउंड जल, यानी कॉन्टिनेंट्स है, यानी लैंड एरिया जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं ना कि कितना छोटा पार्ट हमारा कॉन्टिनेंट्स है, बाकी सारा जो है ये बिल्कुल पानी से ढका हुआ है। इसीलिए आपने देखा ही होगा कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पानी इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से स्पेस से देखने में ब्लू ब्लू दिखता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब आगे हम बात करते हैं, तो आप अच्छे से मैप जरूर देख लीजिएगा। और चलिए हम बात करते आगे यहाँ पर, तो यहाँ करें हाईएस्ट माउंटेन पीक, यानी कि जो अर्थ पे कॉन्टिनेंट्स है, कॉन्टिनेंट में बहुत सारे माउंटेन भी हैं, यानी कि अगर सबसे ज़्यादा बात करें तो सबसे हाईएस्ट पीक देखिए माउंटेन है, यानी कि सबसे ज़्यादा अर्थ पे तो एक प्लेन एरिया होता है, एक डीपेस्ट एरिया होता है, एक जो है तो माउंटेनियस रीजन होता है। तो माउंटेनियस रीजन में सबसे हाईएस्ट माउंटेन आपको पता ही होगा कि जो हिमालयन माउंटेन है, इसकी सबसे हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है एवरेस्ट माउंटेन, जिसकी ऊंचाई बात कर ले तो 8850 हो गई है बढ़ करके मीटर में। और इसके बाद मैरियाना ट्रेंच जो कि डीपेस्ट यानी ओशियन में, यानी सबसे हाईएस्ट पॉइंट इतना है, और सबसे डीपेस्ट पॉइंट यानी कि जो है मैरियाना ट्रेंच है, यानी कि जो कि ओशियन में बनी हुई है, तो वो सबसे ज़्यादा डीपेस्ट है, जिसकी ऊंचाई यानी गहराई देख सकते हैं तो 11022 मीटर की है, यानी इतने रिकॉर्ड की गई है। तो अब ट्रेंच पे बात आई तो हम थोड़ा सा ट्रेंच के अबाउट आपको बता दें। होता क्या है, जो हमारी अर्थ है वो कई सारे प्लेट्स से मिलकर बनी है, तो 7 प्लेट्स मेजर प्लेट्स हैं, उसमें हम आगे आने वाले चैप्टर्स में बात करेंगे ब्रीफली।
तो चलिए हम आपको ये थोड़ा सा ट्रेंच में और बता दें। होता क्या है, एक ओशियन प्लेट ये है, और सॉरी एक मिनट थोड़ा सा बना दूँ। ये ओशियन प्लेट ये ऐसे है, यहाँ पर लैंड यानी कि कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये ओशियन प्लेट है। तो होता क्या है, जब एक दूसरे सबमर्ज करती हैं, यानी कि ओशियन प्लेट, आपने सुना ना अर्धव्याकार था, तो सभी प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं। तो ओशियन प्लेट और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं इसे टकराई एक दूसरे से, जब सब, तो उसमें होता क्या है कि जिस प्लेट की डेंसिटी ज़्यादा होती है वो जो है सबमर्ज करती है। तो जैसे कि ओशियन प्लेट थोड़ा सा भारी होती है, तो ये सबमर्ज कर गई। तो इस तरीके से सबमर्ज की, एक मिनट थोड़ा अच्छे से बना दें। तो ऐसे सबमर्ज की, तो यहाँ पर जब ये कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराई, तो यहाँ पर ये सबमर्ज करने के बाद यहाँ पर ट्रेंच बन गया। तो इसी तरीके से जो जो है ट्रेंच बनता है, उसी को हम जो है उसमें ओशन में ट्रेंच करते हैं। तो इसी तरीके से mariana ट्रेंच भी बनी है। और ये जब सबमर्ज कर जाती है, तो यहाँ नीचे बहुत ज़्यादा नीचे आने में, यानी मेंटल क्रस्ट में, यानी कि जो उसका मेंटल लेयर है अर्थ की, उसमें पहुँचने के बाद ये पिघल जाती है और मैग्मा बन जाती है, सॉलिडिफाइड हो जाता है, यानी कि मैग्मा बन जाती है, लिक्विड शेप में हो जाता है। इसके बाद यहाँ जैसे कहीं भी जो वोल्केनो आता है, तो उसके थ्रू ये आती है ऊपर, फिर इस तरीके से बनती है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा किस तरीके से ट्रेंच बनती है। थोड़ा सा अच्छे से बना के दिखा दें तो ऐसे ऐसे करके, और यहाँ पर ये हो गई हमारी लैंड यानी कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये ऐसे थोड़ा सा कर सकते हैं ना, ऐसे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो बन जाती है यानी ट्रेंच। तो यहाँ पर चलते हैं अब आगे हम। तो अब थोड़ा सा इसमें बात कर लेते हैं, माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ने वाले लोगों की बात कर लें, यानी कि जो एवरेस्ट है उस पर कितने लोग चढ़े हैं। क्योंकि अभी एक ताजुब है, यानी सरप्राइज यानी वंडर है, वंडरफुल, यानी कि एडमंड हिलेरी सबसे पहले जो न्यूजीलैंड के पर्सन थे, और तेंजिंग नार्गे शेरपा जो कि इंडिया के हैं, ये दो लोग फर्स्ट टाइम जो है एवरेस्ट पे चढ़े थे। इसके पहले कोई नहीं चढ़ा था 1953 में 29 मई को। और यानी कि एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है। और जुंको तेबेई फर्स्ट वीमेन है जो कि जापान की थी, वो भी पहुंची थी, यानी सबसे फर्स्ट चढ़ी थी यहाँ उसमें माउंटेन एवरेस्ट। यानी मेन की बात कर ले तो सबसे पहले ये एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे हैं। और अगर वीमेन की बात कर ले तो जुंको तेबेई हैं, जो कि 1975 में फर्स्ट टाइम वहाँ पर चढ़ी थी। और इंडियन में बात कर ले तो सबसे पहले बछेंद्री पाल है, जो कि 1984 में फर्स्ट टाइम माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ी थी। तो ये थोड़ा सा जनरल नॉलेज में आ जाता है, यानी कि कोई नॉर्मली पर्सन क्वेश्चन करता है तो आप उसे बता सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर होगा। अब आगे हम बात करते हैं। तो कॉन्टिनेंट्स की बात कर ले तो यानी कॉन्टिनेंट मैंने आपको बताया कि 7 कॉन्टिनेंट्स हैं इंडिया में, यानी कि सॉरी अर्थ पे, यानी कि जो कि मैंने आपको बताया भी। इसमें सबसे बड़ा एशिया का कॉन्टिनेंट है, ये देख सकते हैं, ये इतना बड़ा, जिसमें हमारा इंडिया भी, प्यारा इंडिया भी इसी कॉन्टिनेंट में आता है। और रसिया जो इतना बड़ा कंट्री है वो भी हमारे इसी में आता है। होता क्या है, यूरोप का, रसिया को हम यूरोप का पार्ट इसलिए मानते हैं क्योंकि किसी भी कंट्री का जहाँ कैपिटल रिलाई करता है, हम उसी कॉन्टिनेंट में उसको मानते हैं कि उसी कॉन्टिनेंट का। तो एशिया का जो, सॉरी रसिया का जो मॉस्को यहाँ पर कैपिटल है, वो यूरोप में आती है, इसलिए हम उसको यूरोपियन कंट्री मानते हैं। लेकिन बहुत बड़ा सा पार्ट उसका, यानी अप्रॉक्सीमेटली 75% पार्ट एशिया में आता है और ओनली 25% रसिया में आता है। तो और एक ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा आइलैंड और सबसे छोटा, यानी कि एक सिंगल देश का कॉन्टिनेंट कह सकते हैं, ये पूरा है एशिया, यानी ऑस्ट्रेलिया हमारा सब सिंगल ही कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा आइलैंड है। और हम आगे बात कर लेते हैं एशिया, यानी कि सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, जो मैंने आपको बताया भी। यह कवर करता है 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ का 1/3 लैंड एरिया सिर्फ एशिया ही कवर करता है। कॉन्टिनेंट ईस्टर्न हेमिस्फीयर में रिलाई करता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द दीज कॉन्टिनेंट, यानी कि अगर थोड़ा सा यहाँ बात कर ले तो ईस्टर्न पार्ट में, यदि जैसे कि आपको बताया था कि, एक मिनट, इंडिया को इसे ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, उधर सदर्न और नदर्न हेमिस्फीयर में बांटा गया है। यानी कि इतना ये वाला पूरा पार्ट नदर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये सदर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया। तो अगर इस तरीके से देखें तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पूरी तरीके से रिलाई करता है, और थोड़ा सा वहाँ क्या कहते हैं कि ये अब पूरा नदर्न हेमिस्फीयर में रिलाई करता है। ये पूरा जो है पूरा एशिया। या और आगे थोड़ा बात करते हैं यहाँ पे, एक मिनट।
और इसको यूराल पर माउंटेन है, यानी कि जो कि एशिया और यूरोप को सेपरेट करता है। और कंबाइंड इसके यानी कि जॉइंट है बिल्कुल, इसलिए इसको हम कंबाइंड यूरेशिया भी कहते हैं। एक मिनट, जैसे ये है यहाँ पर यूराल माउंटेन, ये दिख रहा है आपको, यूराल माउंटेन ऐसे है इसलिए, और ये एक दूसरे से कंबाइंड है, यानी कि बिल्कुल जुड़ा हुआ पार्ट है, इसलिए हम इसको ये पूरा कंबाइंड उसमें यूरेशिया कहते हैं। और उसके आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे यूरोप की। तो यूरोप सबसे छोटा, यानी कि बहुत छोटा कॉन्टिनेंट है। और उसके बाद आप बात करें तो ये वेस्ट एशिया में रिलाई करता है। आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू इट्स बाउंडेड वाटर बॉडीज ऑन द 3 साइड्स, लुक एट द मैप। यानी कि एक मिनट, यानी कि आर्कटिक सर्कल यहाँ से पास करता है, यानी कि आर्कटिक सर्कल ऐसे करके ऊपर वाला रीजन इसको आर्कटिक सर्कल माना गया है, तो इस तरीके से तो यहाँ पर आर्कटिक सर्कल रिलाई करता है। उसके आगे बात करिए वेस्ट एशिया में यानी वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, और यानी कि यहाँ से सपोज दैट ऐसे कुछ बांटा गया है इसको, तो इसलिए वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। और यहाँ पर बात कर ले तो वाटर बॉडीज तो आपने देखा कि 3 साइड से वाटर बॉडीज हैं। अब अफ्रीका की बात कर ले तो ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है आप एशिया का। इसमें तीनों लाइन क्रॉस करती हैं, यानी कि जैसे देखा जाए तो ये है अफ्रीका, यानी कि यहाँ पर देखें तो 3 साइड से पानी से रिलाई करता है, यानी कि ये सदर्न में भी, इधर वेस्टर्न में भी, इधर जो है नॉर्दर्न में भी, इस ईस्टर्न में यूरेस यानी कि एशिया का पार्ट से मैच करता है, यानी कॉन्टिनेंट है। और आप अफ्रीका की बात कर ले तो अफ्रीका ये है, ये 4 यानी सेकेंड सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, और इसमें तीनों लाइनें क्रॉस करती हैं इसको, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों लाइन्स इसमें पास करती हैं। और सबसे बड़ा पूरे वर्ल्ड का जो डेजर्ट है यहीं पर रिलाई करता है, सहारा डेजर्ट, आपने सुना ही होगा, ये रीजन है, ये वाला पूरा ऐसे। और उसके आगे हम बात कर ले तो जो है सहारा डेजर्ट, जो कि मैंने आपको बताया ही। उसके आगे हम बात कर ले तो जो है इक्वेटर, यानी तीनों लाइनें पास करती है, हो गया। और सबसे बड़ी नदी इसी में रिलाई करती है, नील नदी, आपने सुना होगा, सबसे लंबी नदी। और नॉर्थ अमेरिका की बात कर ले तो 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ये वर्ल्ड का। और उसके आगे बात कर ले तो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका एक नैरो स्ट्रिप से जो है से यानी कि कनेक्ट होते हैं। और उसके बाद बात कर ले तो इस्थमस ऑफ पनामा, जिसको इस्थमस ऑफ पनामा भी कहा जाता है। ये कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नदर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। 3 ओशियन सराउंडेड द कॉन्टिनेंट, यानी यहाँ थोड़ा सा मैप पे चलते थोड़ा सा अच्छे हो जाते हैं। ये नॉर्थ अमेरिका की बात करता है। नॉर्थ अमेरिका में देखेंगे तो ये पूरा जो है इस तरीके से है, पूरा वेस्टर्न और नदर्न हेमिस्फीयर में रिलाई करता है, जो कि मैंने आपको बताया ही। और उसके आगे यानी कि ऐसे इस तरीके से बांटा गया है। और यहाँ पर बात कर ले, यहाँ तो ये बिल्कुल, एक मिनट, ये देखिए किस तरीके से ये नदर्न हेमिस्फीयर को सदर्न हेमिस्फीयर से सेपरेट करने वाली स्टेट है, जिसको स्टेट ऑफ इस्थमस ऑफ पनामा कहा जाता है, यानी कि 2 बड़े लार्ज बॉडीज को सेपरेट करने वाली, और 2 यानी कि 2 लैंड एरिया को, बड़े लार्ज लैंड मास को कैप्चर यानी कि ज्वाइन करने वाली जो भी स्ट्रिप मिलती है उसको हम इस्थमस कहते हैं। ये तो इस तरीके से देख सकते हैं, ये इस्थमस ऑफ पनामा है, इस तरीके से यहाँ पर से थोड़ा सा सेपरेट कर रही है। और जो है 3 इसमें कॉन्टिनेंट इसमें रिलाई करते हैं, 3 इधर से अटलांटिक हो गया, इसे पैसिफिक हो गया, इधर आर्कटिक हो गया, यानी 3 तरफ इसमें 3 वो है, क्या कहते हैं, ओशियंस हैं। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब आगे हम बात करते हैं तो नॉर्थ अमेरिका की हमने कम्प्लीटली बात कर ली, कहाँ रिलाई करता है किस तरीके से। और साउथ अमेरिका की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। साउथ अमेरिका ये दिख रहा है, आप देख ही रहे हैं, ये मोस्टली सदर्न हेमिस्फीयर में रिलाई करता है, जो कि मैंने आपको बताया ही कि इक्वेटर, आप जो इक्वेटर जाती है उसके नीचे वाले रीजन को हम सदर्न यानी सदर्न हेमिस्फीयर में काउंट करते हैं। आगे बात कर ले तो यहाँ से 2 लाइनें क्रॉस करती हैं, एक इक्वेटर, एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इसमें एंडीज माउंटेन है, यहाँ पर ऐसे करके, सॉरी ऐसे बनता ना, ऐसे एंडीज माउंटेन है जो कि सबसे लंबा माउंटेन है, यानी कि लॉन्गेस्ट माउंटेन है रेंज, उसकी लंबी सबसे ज़्यादा है। और उसके आगे हम बात कर ले रन थ्रू द लेंथ नॉर्थ टू साउथ। साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर, यहाँ पर सबसे जो लार्जेस्ट रिवर बहती है, यानी कि वहाँ पर सबसे लंबी नदी है, यहाँ पर सबसे चौड़ी नदी है, जिसको अमेजॉन कहते हैं। अमेजॉन का जंगल भी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, यानी कि उसमें आयरन वो अपने न्यूज़ में बना रहता है, क्योंकि वहाँ पर फायर जो फॉरेस्ट फायर होती है बहुत ज़्यादा होती है,
मिट्टी से बना रहता है। सबसे बड़ा जिसको हम लंग्स ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, अर्थ कहते हैं, यानी कि अर्थ का फेफड़ा जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर जो अमेज़न के जंगल हैं उनको ही कहा जाता है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो वो अमेज़न रिवर इसी में से बहती है, उसी के नाम पे ये अमेज़न जंगल पड़ा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत मोटे-मोटे पेड़ होते हैं, वो तरीके के होते हैं, वो आने वाले चैप्टर्स में हम बात करेंगे। जंगलों के अबाउट यानी इकोलॉजी में भी बात कर सकते हैं, उसके साथ-साथ हम एनवायरनमेंट में भी बात करेंगे उससे, तो आने वाले चैप्टर्स में। तो चलिए यहाँ बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कंट्री यानी कॉन्टिनेंट है। इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज इंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर, जो कि आपको दिखाई अभी मैप में दिखा दूंगी थोड़ा सा। इज सराउंडेड ऑन द ऑल साइड ओशियंस, सी कॉल्ड द आइलैंड कॉन्टिनेंट। तो आज थोड़ा मैप पे चलते हैं, ये है। तो यहाँ देख सकते हैं ये ऑस्ट्रेलिया है, जो कि पूरा सदर्न उसमें हेमिस्फीयर में रिलाई करता है। और ये इसको इस तरीके से बांटा गया है, यानी जो इक्वेटर है, इक्वेटर के नीचे जितनी कंट्रीज आती हैं, जो भी एरिया आता है उसको हम सदर्न हेमिस्फीयर में काउंट करते हैं, और जो इक्वेटर के ऊपर वाले उसको नदर्न हेमिस्फीयर में काउंट करते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर रिलाई करता है। तो ऑस्ट्रेलिया ये रहा, जो इसको हम आइलैंड कॉन्टिनेंट कहते हैं, क्योंकि एक तरीके से आइलैंड के बराबर ही है ये पूरा रीजन। सिंगल इसमें एक कंट्री है, तस्मानिया है। छोटे छोटे कंट्रीज कुछ इसमें लगते हैं, जैसे न्यूजीलैंड है, बट इसको टोटल यानी कि देखा जाए तो इस कॉन्टिनेंट में पर्टिकुलरली एक ही कंट्री ऑस्ट्रेलिया ही है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी हो गया। अंटार्कटिका की बात कर लेते हैं, कम्प्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में रिलाई करता है, जो कि नीचे है। आगे बात करें ह्यूज कॉन्टिनेंट यानी बड़ा सा कॉन्टिनेंट है, साउथ पोल लाइज, यानी इसमें साउथ पोल लाई करती है। अभी मैप में आपको दिखाऊंगी किस तरीके से। और परमानेंटली कवर्ड यानी थिक आइस शीट्स होती है, यानी कि यहाँ पर देखते हैं कि यानी कि मोटी मोटी यानी परमाफ्रॉस्ट इसके कहते हैं कि परमानेंटली आइस शीट्स वहाँ रहती है, यानी कि उसको इसीलिए वाइट बनाया जाता है क्योंकि वो दिखे, क्योंकि वहाँ पर कोई पर्सन रिलाई नहीं करता है। यहाँ पर रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में, इंडिया के भी मैत्री और दक्षिण गंगोत्री भी है, भारती भी था, जो कि वो वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ आइस यानी कि गिरने स्नो फॉलिंग की वजह से पूरा उसमें एक तरीके से वो हो गया, तो अब नहीं चलता है। और यहाँ पर तीसरा फिर से नया बनाने की पे बात हो रही है, हो सकता है कि तीसरा फिर से बन जाए। तो चलिए हम अंटार्कटिका की बात कर लेते हैं। तो देख सकते हैं अंटार्कटिका बड़ा सा है, लेकिन यहाँ पर कोई रहता नहीं है, सिर्फ स्टेशन यानी रिसर्च स्टेशन बने हुए हैं। और ये जो है यहाँ पर साउथ पोल भी है, यानी कि अगर इंडिया इस तरीके से है तो यहाँ पर रिलाई करता है, तो साउथ पोल इस तरीके से देखते हैं ना 90 डिग्री यहाँ बनता है, तो यहाँ पर ये पूरा ये वाला रीजन यही है। और नहीं समझ में आया तो फिर आपको मैं नेक्स्ट उसमें मैप लेकर आऊँगी, तो इसमें मैंने एक्स्ट्रा मैप लगाया नहीं है, तो नेक्स्ट मैप में दिखाऊंगी आपको किस तरीके से साउथ पोल रिलाई करता है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब आगे हम थोड़ा सा मैप पे बात कर लेते हैं कि यहाँ क्या लिखा है, यानी कि यहाँ पर स्टेट और इस्थमस के बारे लिखा है कि इस्थमस किसको कहते हैं। तो इस्थमस कहते हैं नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड ज्वाइनिंग टू लैंड मासेस, यानी कि एक नैरो स्ट्रिप यानी जैसे इस तरीके से एक छोटा सा लैंड मास स्ट्रिप है लैंड का, यानी जो दो बड़े लैंड मास को यानी कि ज्वाइन करता है, इसको हम इस्थमस कहते हैं। और स्टेट कहते हैं यानी कि जहाँ पर जो है नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज, यानी कि एक पतला सा नैरो यानी कि वाटर कनेक्शन है, यानी कि वाटर एक तरीके से नाली कह सकते हैं ना, नाली दो नहरों के बीच में नाली, तो उस तरीके से तो एक पतला सा स्टेट है, यानी कि वाटर का पैसेज है जो कि दो बड़े लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, तो उसको स्टेट कहते हैं। जैसे यहाँ पाक स्टेट है, यहाँ इस्थमस ऑफ पनामा है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब आगे हम थोड़ा सा हाइड्रोस्फीयर की बात कर लेते हैं। तो हमारी लिथोस्फीयर की बात हमने की, हाइड्रोस्फीयर की बात कर ले तो अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया भी। यहाँ पर 71% वाटर कवर करता है यानी अर्थ का, और 29% जो है लैंड है, यानी कि 25 मैंने बताया है पर, लेकिन 71% लैंड पे यहाँ पर अर्थ पे वाटर है और 21% सिर्फ लैंड पे पानी है, नहीं सॉरी लैंड है। आगे बात कर ले तो हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स, यानी कि यहाँ पानी की बात कर ले तो तीनों फॉर्म में मिलता है, यानी कि कितने स्टेट होते हैं, तो आपने जनरली आप साइंस में भी आपने पढ़ा होगा कि वाटर के 3 स्टेट्स हैं, लिक्विड सॉलिड गैस। लिक्विड की बात कर ले तो जो है यानी कि पानी ही इसको कहा जाएगा वाटर,
सॉलिड में यानी कि जिसमें आइस आ जाती है, और गैस में आ जाती है वेपर। तो ये तीनों हो गया। आगे बात कर ले तो यहाँ पर वो तीनों फॉर्म में भी है, यानी कि रिवर्स के उसमें देखेंगे तो लिक्विड है, ओशियन में देखेंगे। आइस ऑफ ग्लेशियर्स, यानी कि अगर सॉलिड देखना है तो हम आइस ऑफ ग्लेशियर्स को देखेंगे। और यानी परमाफ्रॉस्ट जो बहुत सारे अंटार्कटिका मैंने बताया भी कि किस तरीके से वहाँ पर जो है बर्फ है, और वेपर के रूप में तो एटमॉस्फेयर में पानी होता ही है। तो इस तरीके से तीनों फॉर्म में पाया जाता है, जिसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। और उसके आगे बात कर ले तो 97% ऑफ द अर्थ वाटर फाउंड इन द ओशियन टू साल्टी फॉर ह्यूमन यूज, यानी कि जो पूरे पानी का जो 97% ओशियन में पाया जाता है। मैंने आपको दिखाया कि कितना बड़ा ओशियन है, वहाँ पे पानी पाया जाता है, लेकिन पूरा सॉल्टी है, उसको यूज नहीं किया जा सकता है। आगे बात कर ले तो प्रोपोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर फॉर्म ऑफ द आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स, यानी उसमें जो बचा हुआ है तो उसमें 2% तो उसमें आइस शीट्स में है, और ग्लेशियर्स में है 0.03% फ्रेश वाटर, जो कि जो है ग्राउंड वाटर है। तो इस तरीके से बटा हुआ है। तो यहाँ के ग्राउंड आर वेरी स्मॉल परसेंटेज अवेलेबल फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन, यानी फ्रेश वाटर ह्यूमन यूज के लिए 0.03% है। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा एक डायग्राम बना हुआ है, इसको देख सकते हैं यहाँ पे। यानी देख सकते हैं कि 97% ओशियन में पानी भरा हुआ है, और फ्रेश वाटर की बात कर ले तो 0.03% है। 2.8% स्टोर इन द आइस शीट्स एंड ग्राउंड वाटर, जो कि मैंने आपको बताया आइस शीट्स और ग्राउंड वाटर में, यानी कि जैसे अंटार्कटिका इस तरीके से जो बर्फ है, ग्लेशियर्स है, उसमें है। और जो ग्राउंड वाटर यानी कि जो नीचे है जल का स्तर कहते हैं ना, पानी जमीन में पानी है, तो वहाँ पर उसमें है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा कॉन्टिनेंट को दिखाया गया कि इस तरीके से कौन कितना बड़ा है, तो इसमें आप थोड़ा सा जूम कर सकते हैं प्रॉपरली। तो आप हमें इस मैप को देख करके कमेंट में जरूर बताएंगे कौन सबसे बड़ा है, कौन किससे छोटा है। आप सीक्वेंस साइज हमें लगा के जरूर दिखाएंगे। और प्रॉपरली तो हमने मैप में आपको दिखा भी दिया है कि यहाँ पर एशिया की बात कर लें तो इस तरीके से देखने में ही लग रहा है कि एशिया सबसे बड़ा है। उसके आगे अफ्रीका है नेक्स्ट, फिर नॉर्थ अमेरिका है, नेक्स्ट बात कर ले तो साउथ अमेरिका है, फिर अंटार्कटिका है, यूरोप है, फिर ऑस्ट्रेलिया लास्ट है। लेकिन आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा सीक्वेंस साइज कौन किससे बड़ा है। आई होप ये गलत ना सही ना हो, तो आप हमें जरूर बताइएगा। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम अर्थ को तो ब्लू प्लैनेट कहते हैं, पर पानी की जो है हमें शॉर्टेज क्यों रहती है, इसे ये आप हमें आंसर जरूर कीजिएगा। कि जनरली क्वेश्चन है कि यानी कि अगर देखा जाए तो अर्थ पे 71% पानी भी है, और फिर अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, लेकिन अर्थ पे शॉर्टेज क्यों है वाटर की, यानी हम फेस क्यों करते हैं, ये कहना चाह रहा है। तो यानी कि आप हमें जरूर बताइएगा। ओशियंस की बात कर लेते हैं तो ओशियन यानी कि मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर, यानी हाइड्रोस्फीयर का मेजर पार्ट ओशियंस है, जिसको मैंने बताया ही 71% वाटर कवर करते हैं। ओशन वाटर आर ऑलवेज मूविंग, यानी ऑलवेज मूविंग करते हैं। थ्री चीफ मूवमेंट ओशियन वाटर्स, यानी कि अगर मूवमेंट की बात कर ले तो ओशियन में वाटर देखेंगे तो स्टेबल नहीं है, वो थोड़ा सा मूव करता रहता है। आगे हम बात कर ले तो इसके मूविंग के 3 फॉर्म्स है, यानी कि कौन, जैसे कि जिसमें वेव्स है, टाइड्स है एंड ओशियन करंट है। यानी कि आगे हम नेक्स्ट जब आगे बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में, क्लासेस में। लेकिन वेव्स क्या है, तो आपने देखा ना कि पानी में ओशियंस में वेव्स ऐसे आती हैं। ये रियल ऑफ वाटर का मूवमेंट नहीं होता है, एनर्जी का मूवमेंट होता है। जब एनर्जी में से पुश करती है तो इस तरीके से, पुल करती है तो इस तरीके से, इसको क्रश एंड ट्रफ कहते हैं, इसको क्रश कहते हैं, इसको ट्रफ कहते हैं। तो उसमें बहुत अच्छे से बात करेंगे नेक्स्ट आगे जो बुक्स हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको रेफरेंस के लिए बता दें। और टाइड्स तो होती हैं, वैसे आती हैं। आगे बात कर ले टाइड्स यानी पानी बहुत ऊपर तक उठता है, ऐसे नीचे गिरता है। और करंट यानी कि करंट का मतलब अगर बात कर ले तो इसे ओशियन में रिवर्स फ्लो करती है, उस तरीके से पानी का बहुत बड़े स्तर पे, बहुत बड़ा ढेर सारा पानी उसमें वैसे से फ्लो करता है। जैसे गल्फ करंट, ओशियन के गल्फ करंट इस तरीके से है, उसमें बहुत सारा अच्छे से बात करेंगे। तो इस तरीके से पानी में जो धाराएं बहती हैं तो उसको कहते हैं। और उसमें 2 तरीके की ओशियन करंट होती हैं। जैसे सपोज दैट इक्वेटर है, तो इक्वेटर से पोल की तरफ जो बहने वाली करंट्स हैं उसको हम वार्म करंट कहते हैं, और जो पोल से इधर इक्वेटर की तरफ बहने वाली उसको हम कोल्ड करंट कहते हैं। तो इस तरीके से 3 उसमें फॉर्म में वाटर का मूवमेंट होता है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आगे बात कर लेते हैं तो 5 मेजर ओशियंस है, जिसमें पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है,
इंडियन ओशियन है, सदर्न ओशियन है। उसके बाद हम बात कर ले, नेक्स्ट है आर्कटिक ओशियन। आई होप ये क्लियर होगा। 5 मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, साइज के साथ भी ऑर्डर में लगा भी है। ये सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक ओशियन है, फिर अटलांटिक है, नेक्स्ट है इंडियन ओशियन, फिर सदर्न ओशियन, लास्ट है आर्कटिक ओशियन। आप हमें बताइएगा पैसिफिक ओशियन में कौन सा कॉन्टिनेंट आता है, अटलांटिक ओशियन के पास कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं, यानी कौन कौन से इसको इसकी अगर साइड में है। नेक्स्ट है इंडियन ओशियन में कौन कौन से कॉन्टिनेंट को टच करता है। लास्ट है सदर्न ओशियन और आर्कटिक। सब पे आप हमें बताइएगा कौन से कॉन्टिनेंट किस किस जो है ओशियन को टच करते हैं। आगे पैसिफिक ओशियन लार्जेस्ट ओशियन यानी सबसे बड़ा ओशियन है, क्योंकि 1/3 ऑफ द अर्थ पे यानी कि एक करता है। इसमें मैरियाना ट्रेंच डीपेस्ट है, जो कि मैंने आपको बताया कि सबसे डीपेस्ट है अर्थ का, पैसिफिक ओशियन में लाई करती है। और पैसिफिक ओशियन ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप यानी सर्कुलर शेप में है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया यानी कि कॉन्टिनेंट से फिर लाई करते हैं। नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका इसके सराउंडेड में है, जो कि मैंने आपको दिखाया भी था और दिखाऊंगी भी। लुक मैंने मैप में थोड़ा बात कर लें तो नॉट ये पैसिफिक ओशियन देख सकते हैं कि इस यहाँ पर पैसिफिक ओशियन ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये पैसिफिक ओशियन का पार्ट, इसमें एशिया और ऑस्ट्रेलिया ये कवर करते हैं। और नेक्स्ट पे हम बात कर लें तो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ये तो हो ही गया है। और उसके आगे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो अटलांटिक ओशियन इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन, जो कि एस शेप में है। यानी अटलांटिक ओशियन मैंने बताया भी था कि सबसे बिजिएस्ट ओशियन है, यानी ट्रांसपोर्ट इससे सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पे बात कर ले तो इट्स फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड, यानी कि इसके साउथ और नॉर्थ अमेरिका इस साइड में है। यहाँ पर ऐसे साउथ अमेरिका है, तो नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। और यहाँ पर जो है यूरोप है, यहाँ पर थोड़ा सा साउथ अफ्रीका है। तो आगे बात कर लें तो कौन कौन से करेक्ट में से कनेक्ट करते हैं, इस तरीके मैंने बता भी दिया। और कोस्ट लाइन ऑफ द अटलांटिक ओशन हाईली इंटेंडेड, देयर इरेगुलर एंड इंटेंडेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड लोकल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स, यानी कि यहाँ पर ये बिल्कुल कटा पिटा रीजन होता है, तो वहाँ पर पोर्ट बहुत अच्छे होते हैं, तो जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। सॉरी, आगे बात कर लेते हैं तो नेचुरल हार्बर्स फ्रॉम ऑफ द पॉइंट व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज़ द बिजिएस्ट ओशन, क्योंकि मैंने आपको बताया सबसे बिजी ओशन है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन नेम ऑफ द इंडियन कंट्री, यानी कि कंट्री के बेस पे यानी कि कॉन्टिनेंट जो कि केवल है, और किसी भी कॉन्टिनेंट के बेस पे यानी किसी भी उसके कंट्री के बेस पे किसी उसका ओशन का नाम नहीं है। शेप ऑफ द ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर, यानी कि इस तरीके से कुछ है इस तरीके से ऐसा कुछ करके है। तो इन द नॉर्थ एंड बाउंड एशिया से, यानी कि सबसे ज़्यादा एशिया का रीजन कवर करता है, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को भी टच करता है। इसके सराउंडर में इतने सारे कॉन्टिनेंट्स आते हैं। साउथ सदर्न ओशन की बात कर ले तो इनसर्कल द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अंटार्कटिक एंड एक्सटेंड नॉर्थवर्ड 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ये सारे हैं। और आर्कटिक की बात कर लेते हैं, यानी कि साउथ अफ्रीका भी मैं फाइनली उसको मैप में चल के बताएंगे। उसको थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, एक बुक कहने के सारी। तो आर्कटिक की बात कर लेते हैं, आर्कटिक सर्कल सराउंडेड नॉर्थ पोल में सबसे अपर साइड ये है। आगे बात कर लेते हैं, कनेक्ट करता है पैसिफिक ओशन बाय नैरो स्ट्रेच ऑफ द शैलो वाटर नोन एज अ बेरिंग स्ट्रेट, यानी बेरिंग स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो कि एक पैसिफिक ओशियन को टच करता है एक नैरो स्ट्रेच के थ्रू। इट इज बाउंडेड बाय द नदर्न कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोशिया, यानी कि ये 5 ओशियन के अबाउट हमने आपको बताया भी है, और थोड़ा सा फिर से चल के देख लेते हैं। ये हमारा आर्कटिक ओशियन है, यहाँ पर नॉर्थ पोल रिलाई करती है, जो कि मैंने आपको बताया कि इस तरीके से जब यहाँ 90 डिग्री बनता है तो यहाँ नॉर्थ सर्कल आ जाता है नदर्न। उसके आगे हम पोलर सर्कल यानी सर्कल कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें तो ये पैसिफिक ओशियन ही हो गया, ये हमारे इस शेप में देख सकते हैं। ये अटलांटिक ओशियन हो गया सबसे बिजिएस्ट है, यानी कि यहाँ कटा पिटा रीजन ये वाला है, तो पोर्ट बहुत अच्छे डेवलप है यहाँ पे। ये साधारण ओशियन है जो कि नीचे वाले एरिया में रिलाई करता है, 60 डिग्री से नीचे वाले पार्ट में पूरा यही साउथ ओशियन को माना गया है। उसके आगे हम बात कर ले तो ये ट्रायंगुलर शेप में इस तरीके से ऐसे करके बना हुआ है।
यानी ऐसे करके कह सकते हैं ना। तो ये हमारा इंडियन ओशियन हो गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अफ्रीका को टच करता है। और पैसिफिक ये हो गया, आर्कटिक ये हो गया, और इस तरीके से पांचों हमने कवर कर लिए। आपके पास मैप है, मैप नहीं है तो आप ले लीजिएगा। मैप को बहुत अच्छे से देखिएगा, ताकि मैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके दो काम करता है, एक तो जिसमें से प्री में भी क्वेश्चन आते हैं उसको भी आपको सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी, और दूसरी बात करें तो जब आंसर राइटिंग करेंगे तो आप मैप कोड करके करते हैं तो आपको मार्क्स ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। तो हमने उसकी बात कर ली। बेरिंग ये है इंटेंडेड कोस्ट लाइन, इस तरीके से कटा फटा रीजन है ना, इस तरीके से जो कि मैंने आपको बताया। अब थोड़ा सा हम यहाँ चलते हैं, एटमॉस्फेयर की बात कर लेते हैं। तो एटमॉस्फेयर यानी कि अपर रीजन को कहा जाता है, यानी कि हमने लैंड की बात कर ली, लैंड के नीचे वाटर की बात कर ली, उसके बाद अब अपर रीजन की बात करेंगे। तो एटमॉस्फेयर लेयर ऑफ द गैसेज, यानी कि यहाँ पर गैस के लेयर है, इसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है, राउंडेड ऑफ द लेयर ऑफ द गैस। आगे बात कर ले तो थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट, ये एक इम्पॉर्टेंट है ये। आगे हम बात कर ले तो ये हार्मफुल गैसें से भी हमें बचाता है, हमें सांस लेने में हेल्प करता है, ये सारी चीज़ें करता है। इसमें थोड़ा सा हम बात कर ले तो एटमॉस्फेयर जो कि एक्सटेंड करता है, इसकी हाइट टोटल देखा जाए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तो 1600 मीटर है, सॉरी किलोमीटर में है। आगे बात कर ले तो एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5, यानी कि ये 5 लेयर बेस्ड है, सॉरी लेयर बेस्ड है, यानी कि लेयर बेस्ड यानी 5 लेयर में है, यानी कि थोड़ा सा यहाँ चलते हैं। तो सबसे नीचे हमारा ट्रोपोस्फेयर आता है, जिसमें लाइफ सर्वाइव करती है। उसके बीच में ये ट्रोपोपोज आता है, यानी कि जहाँ पर थोड़ा सा इसको थोड़ा सा पहले लेयर बेस्ड बात कर लेते हैं। तो एक मिनट, सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर है, फिर थर्मोस्फेयर है, फिर एक्सोस्फेयर है। तो 5 इसके स्फेयर यानी कि लेयर्स में बटा हुआ है एटमॉस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर है जहाँ पर लाइफ यानी कि सस्टेन करती है, यहाँ पर लोग जीवित होते हैं, यहाँ पर सारा ये नेचुरल फेनोमिना होता है, जिसमें बारिश होती है, स्नो फॉलिंग होती है, सारी चीज़ें, क्लाउड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये यहाँ पर हम लोग रहते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। उसके आगे हम बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में हम जहाँ पर वो जो हमारी फ्लाइट्स वगैरह होती हैं वो सारी उड़ती हैं, तो ये होता है। इसका मेसोस्फेयर में जो हमारे वो मेटेओर्स आते हैं, मेटेराइट्स आते हैं, हमने सुना है ना कि उल्का पिंड्स, वो आते हैं इसमें बर्न हो जाते हैं मेसोस्फेयर में। और उसके आगे हम बात कर ले तो यहाँ पर थर्मोस्फेयर में, यानी कि जो हमारे रेज होती हैं, जो रेडियो वेव्स होती हैं, ये सारी चीज़ें, यानी कि जो हमारे टीवी चलने में ना सैटेलाइट पे वर्क करती है, या फिर कोई भी वॉइस आकर के यहाँ से टर्न होके जाती है, तो ये थर्मोस्फेयर है। और एक्सोस्फेयर इसमें तो जो है हम सैटेलाइट वगैरह छोड़ते हैं। तो ये 5 हो गई। आगे हम थोड़ा सा बात कर लें इसके अबाउट, और तो एक मिनट, तो इसमें हम आगे बात कर लें तो ये जो है इसकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली 16 किलोमीटर एवरेज में ली जाती है, यानी कि 18 किलोमीटर तो हम इक्वेटर पे इसकी हाइट है, और जो है अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 किलोमीटर यहाँ पोल्स पर है। तो ये हो गई। उसके आगे हम बात कर लें, उसके आगे हम थोड़ा सा इससे बात कर लेते हैं, यानी जो ये ट्रोपोस्फेयर है इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। ये ट्रोपोस्फेयर की टोटल लंबाई यानी कि सॉरी हाइट जो होती है 18 किलोमीटर यानी अप्रॉक्सीमेटली होती है, जो कि पोल होता है ना, जानते हैं आप, पोल यानी साउथ पोल, नॉर्थ पोल, जैसे ये अर्थ है जिसके यहाँ पे, और यहाँ पे तो इस तरीके से पोल पे अगर देखा जाए तो इसकी हाइट जो है ट्रोपोस्फेयर की अप्रॉक्सीमेटली 8 किलोमीटर होती है, और वहीं पर इक्वेटर पे देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 18 किलोमीटर होती है, यानी एवरेज इसको 16 किलोमीटर एवरेज लिया जाता है। और उसके बाद बात करें तो इसमें होता क्या है कि यानी जैसे ये है, ये ट्रोपोस्फेयर है, तो इसमें यानी कि जो है हाइट बढ़ने के साथ साथ इसमें टेम्परेचर डिक्रीज होते जाता है, यानी कि आपने देखा ना कि हम ऊंचाई पर जब चढ़ते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, जैसे कि आप माउंटेन एवरेस्ट पे देखते हैं तो बुरी बर्फबारी है, इसी वजह से है, क्योंकि यहाँ पर हाइट जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वहाँ पर अल्टीट्यूड के साथ साथ टेम्परेचर डिक्रीज होते जाता है। यानी नेक्स्ट विषय बात करें तो ये जो ट्रोपोस्फेयर और जहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर मिलता है, यहाँ पर एक वो बनता है ट्रोपोपोज कहते हैं यहाँ पर, यानी कि टेम्परेचर बिल्कुल सस्टेन कर जाता है, यहाँ पर टेम्परेचर ना डिक्रीज होता है ना इंक्रीज होता है, यानी जो है कुछ दूर तक
बिल्कुल, तो ये एक यानी कि ट्रांजिशन ज़ोन कह सकते हैं, ये है। और नेक्स्ट हम बात कर लें तो उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर है, तो स्ट्रेटोस्फीयर की लंबाई अप्रॉक्सिमेटली 50 किलोमीटर हाइट होती है। और इसके बाद बात करें तो इसमें टेम्परेचर हाइट के साथ-साथ बढ़ता है, यानी कि जैसे इसमें टेम्परेचर मैंने बताया था कि जो है यहाँ पर सपोज़ दैट ये टेम्परेचर की लाइन है और ये हाइट यानी कि एल्टीट्यूड की। तो टेम्परेचर इस तरीके से अगर जहाँ पर 0, 1, 2, 3 इस तरीके से किया जाए, तो यहाँ पर टेम्परेचर इस तरीके से बढ़ता है, यानी कि इधर जो है टेम्परेचर माइनस में है, यानी कि जब आप देखते हैं ना कि वहाँ माइनस हो जाता है, तो ये टेम्परेचर की लाइन है, तो यानी टेम्परेचर इधर डिक्रीज़ होगा, इधर प्लस है, इधर जो है इधर जाएँगे तो माइनस होता जाएगा, घटता जाएगा। तो उसी तरीके से ये जो लाइन जाती है, तो हाइट के साथ-साथ यहाँ टेम्परेचर बिल्कुल डिक्रीज़ हो जाता है, लास्ट में माइनस में टेम्परेचर आ जाता है, जैसे कि देखते हैं कि इसकी वजह से आइस बन जाती है। आगे उसी तरीके से ट्रोपोपॉज़ में बिल्कुल स्टेबल होता है टेम्परेचर। उसके आगे हम बात करें तो स्ट्रेटोस्फीयर में हाइट बढ़ने के साथ-साथ इस जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। यहाँ पर फ्लाइट्स वगैरह उड़ती हैं, आपने देखा ही है। और नेक्स्ट हम बात करें मेसोस्फीयर, यहाँ पर मेसोपोज़ बनता है इस तरीके से। स्ट्रेटोपोज़ बनता है, यहाँ पर सस्टेन कर जाता है कुछ दूर तक टेम्परेचर, यानी जो कि देखिए ट्रोपोपॉज़ में होता है। और उसके आगे हम बात कर लें तो यहाँ पर फिर से मेसोस्फीयर में थर्मोस्फीयर तक जाते-जाते फिर टेम्परेचर फिर से डिक्रीज़ होने लगता है। यहाँ पर जो फ्लाइट्स आती हैं और जो मेटेओर्स आते हैं यहाँ पर बर्न होते हैं, ये सारी चीज़ें। सैटेलाइट वगैरह जो छोड़ी जाती हैं तो। और उसके आगे हम बात कर लें तो थर्मोस्फीयर सेम है, तो थर्मोस्फीयर में फिर टेम्परेचर बढ़ता जाता है और ये एक्सोस्फीयर के अंत तक टेम्परेचर भी बढ़ता रहता है, लेकिन यहाँ पर जाने के बाद कोई टेम्परेचर का इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। अगर यहाँ पर क्योंकि वहाँ पर इन्वायरमेंट नहीं है, तो इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़े या घटे उसका कोई भी मतलब नहीं, इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। और ये थर्मोस्फीयर हो गई, फिर एक्सोस्फीयर हो गई। इसको थर्मोस्फीयर को आयनोस्फीयर भी कहते हैं क्योंकि यहाँ टेम्परेचर का इंक्रीजिंग होता है। और जो ये नेचुरल फेनोमेना है जैसे रेनफॉल है, क्लाउड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें ट्रोपोस्फीयर में ही होती हैं। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी कि सबसे ज़्यादा बेसिक आपका यहीं से क्लियर होगा, क्योंकि सारी चीज़ें आपको नहीं पता होती हैं तो कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं। और अगर हाइट इसकी बता दें मेसोस्फीयर से थर्मोस्फीयर के बीच की, तो अप्रॉक्सिमेटली 80 किलोमीटर है। यानी कि यहाँ पर देखें तो स्टार्टिंग मैंने बताया ना कि एवरेज यहाँ 16 किलोमीटर या 13, 14 ऐसे कहीं कुछ आता था, अप्रॉक्सिमेटली आप 13 कह सकते हैं या 14, 16 ऐसे समथिंग थी। उसके आगे हम बात कर ले तो यहाँ मेसोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर से मेसोस्फीयर के बीच में जो है अगर हाइट देखा जाए तो 50 किलोमीटर है और मेसोस्फीयर से थर्मोस्फीयर के बीच में 80 किलोमीटर है। उसके बाद इसमें अप्रॉक्सिमेटली 200 अबव मोर देन है, यानी इससे ज़्यादा ही है। और लास्टली बात कर ले एक्सोस्फीयर की लंबाई मतलब हाइट मापी नहीं गई है, जितना स्पेस तक है पूरा। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। और चलिए हम आगे बात करते हैं, थोड़ा सा कुछ ज़्यादा टॉपिक्स नहीं बचे हैं। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, एक मिनट, ये यानी जो कि हमने एटमॉस्फेयर की बात कर ली, ये यानी कि इसके उस पर बात कर ले, एटमॉस्फेयर में बात कर लें यहाँ पर। यहाँ करें कि एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप द हाइट अबव द 16 किलोमीटर, यानी कि 16 किलोमीटर इसकी हाइट यानी मापी गई, जो कि मैंने आपको बताया ना कि तो एक्सोस्फीयर की करेक्ट ना ही मापा जाता है, लेकिन उसको अप्रॉक्सिमेटली माप लिया जाता है। लेकिन अगर एक्सोस्फीयर की प्रॉपर लंबाई अभी तक नापा नहीं गया है, कहीं ऐसा कुछ करके है, लेकिन यानी कि हम थर्मोस्फीयर तक ही जाते हैं, उसका एक्सोस्फीयर के अबव नहीं वो करते हैं, तो उसके आगे कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन इसमें अबाउट, इसमें भी करा कि अबाउट है। एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स, जो कि मैंने आपको बताया ही। उसके आगे हम बात कर ले तो ये आपको याद करना है, याद करने का एक नया मीन्स एक टेक्निक है, यानी कि इसके लेयर्स को तो जो है ट्रोपोस्फीयर से टी, उसके बाद छोटा-छोटा लिख देते हैं टी, उसके आगे है स्ट्रेटोस्फीयर एस, फिर नेक्स्ट बात कर लेते जो है आता है मेसोस्फीयर, फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट थर्मोस्फीयर या फिर इसको आयनोस्फीयर भी कहते हैं, उसके आगे एक्सोस्फीयर। तो इस तरीके से आपको याद करना है कि सबसे जो है लास्ट में थर्मोस्फीयर आता है, नहीं कि सबसे लास्ट में टी आता है, उससे पहले स्ट्रेटोस्फीयर आता है, यानी कि आपको नीचे से याद करना है कि टी एस एम, उसके बाद आई ई, यानी कि ई सबसे पहले आता है तो सबसे लास्ट में है, आई उसके बाद आता है सेकेंड नंबर पे है, ऊपर से देखेंगे इस तरीके से ये है, तो ई सबसे पहले आता है तो ई एक्सोस्फीयर होगा, फिर उसके बाद आयनोस्फीयर यानी थर्मोस्फीयर को आयनोस्फीयर भी कहते हैं, तो उसके बाद सेकेंड नंबर पे आयनोस्फीयर आ जाएगा, उसके बाद मेसोस्फीयर आएगा यानी मिडिल में ही है, तो मेसोस्फीयर थर्ड नंबर पे आएगा। फोर्थ नंबर पे देखेंगे ऊपर से तो स्ट्रेटोस्फीयर एस से पहले टी से पहले एस आता है, उसके बाद लास्ट में टी आता है। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा कि यानी जो नंबर यानी जो अल्फ़ाबेट पहले आता है वो लास्ट में आएगा, जो लास्ट में आता है पहले आएगा, यानी कि इस तरीके से कि यानी थर्मोस्फीयर पहले आता है जबकि टी एबीसीडी में लास्ट में आता है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं।
अब थोड़ा हम यहाँ बात कर लेते हैं और ज़्यादा आगे, यानी कि इसमें जो एटमॉस्फेयर है तो इसका कंपोजिशन किसे किसे है। तो कंपोजिशन की बात कर ले तो मेनली नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन से बना हुआ है, जिसमें 99% जो है क्लीन गैसेज हैं, यानी कि ड्राई और क्लीन है, जिसमें नाइट्रोजन 78% है, 21% ऑक्सीजन है, यानी कि 99% में नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिलाई करती है। उसके बाद 1% में बाकी सारी गैसेज, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेज हैं। तो यानी कि 78% नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि प्लांट्स के लिए ग्रोथ में हेल्प करता है। हम भी जब सांस लेते हैं तो हमारे सांस में भी ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी जाती है। और उसके आगे हम बात करें तो ऑक्सीजन 21% है, जो कि जीवों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप जानते ही हैं। उसके बाद 1% जो रिमेनिंग 1% है, इसमें 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। उससे पहले आर्गन है और इस तरीके से फिर बहुत सारी गैसें और अदर भी हैं, लेकिन जो मेनली इंपॉर्टेंट है और सारी गैसें पूछी नहीं जाती, 4 आपको मेनली याद रखना है। नाइट्रोजन, उसके बाद नेक्स्ट ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ये मेनली है 4 गैसेस, उसके बाद सारी गैसें, फिर उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत माइन्यूट से पाई जाती हैं सोसाइटी, यानी कि एटमॉस्फेयर में। उसके आगे हम बात कर लें यहाँ पर, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ों के लिए इंपॉर्टेंट, आप जानते हैं, पेड़ उसे अब्जॉर्व करते हैं। आगे बात कर ले तो जो है यहाँ पर डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेराइज विद हाइट, यानी कि जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है वो वेराइज करती है हाइट के साथ। तो यहाँ बात करेंगे तो इट इज़ मैक्सिमम एट द सी लेवल, यानी एंड डिक्रीज रैपिडली एज वी गो अप, यानी कि जो डेंसिटी है, यानी कि अगर बढ़ने के साथ उसके जो सी लेवल, यानी कि सी लेवल तक मैक्सिमम होती है, उसके नीचे हम डिक्रीज होती है इस तरीके से। जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, जैसे हम क्लाइंबिंग करते हैं उसमें पहाड़ों पे, तो बेसिकली इसमें आपने देखा है कि डेंसिटी बढ़ती जाती है, यानी कि जब हम सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होने लगती है जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, क्योंकि जो गैसेस हैं वो गैसेस अप्रॉक्सीमेटली 90 किलोमीटर्स तक ही अप्रॉक्सीमेटली रिलाई करती है। 120 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली नाइट्रोजन है और 90 किलोमीटर 99 किलोमीटर समथिंग ऑक्सीजन है। तो यानी कि जब हम ऊपर जिस तरीके से पेड़ों पे, सॉरी, जो पहाड़ होता है उस पर चढ़ते हैं, तो उस तरीके से यहाँ पर देखें गैसेस की डेंसिटी कम हो जाती है, यानी सांस लेने में बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है, तो अपने साथ एक सिलेंडर लेके जाते हैं जिसमें गैस होती है, तो उसमें जो है वो सांस लेने में उनकी हेल्प करती है हाइट के साथ। एल्टीट्यूड, यानी कि जो हाई एल्टीट्यूड पर चढ़ते हैं तो यानी कि गैस, वहाँ की गैस पे अवेलेबिलिटी कम होती है दैन दैट ऑफ नॉर्मल, यानी कि जो है प्लेन एरिया में। टेम्परेचर आल्सो डिक्रीज, यानी कि जो कि मैंने बताया कि आप ऊपर जाने पर टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है इस तरीके से। तो यानी ये हाइट एल्टीट्यूड है, ए से कर सकते हैं, इसको टी से कर सकते हैं। आगे बात कर ले तो एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ, यानी कि एटमॉस्फेयर प्रेशर अर्थ पे भी लगाते हैं, यानी कि जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके आगे बात करें वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। आगे थोड़ा सा हम बात कर ले तो सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरियाज लो प्रेशर, यानी कहीं हाई प्रेशर होता है, कहीं लो प्रेशर होता है, एरिया वाइज डिपेंड करता है। एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी कि जो एयर होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करता है। इसके बहुत आगे कॉन्सेप्ट हम अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा बात करें, जो एयर होती है यानी विंड जो होती है वो हमेशा आप देखेंगे तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही मूव करेगी। यानी कि जैसे कि बेसिकली अगर मैं बताऊं तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर का एक कॉन्सेप्ट में देखें तो होता क्या है, जैसे एक रूम है उसमें बहुत सारे लोग बैठे, बहुत सारे, अगर गेट खुलेगा तो फट से निकल के भागने की कोशिश करेंगे, और वहाँ पे एक रूम है जहाँ पर बहुत कम लोग, 2-4 लोग ही बैठे, को पूरा खाली हो, तो जो इसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं, सपोज दैट एक रूम ये है, तो इसमें सबसे फट से निकल के सब इसमें भागना चाहेंगे क्योंकि इसमें बहुत कम लोग हैं, तो इसमें थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। तो इसी तरीके से गैस भी होती है, यानी कि विंड भी होती है, कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ऑलवेज मूव करती है। जैसे कि हाई प्रेशर बनता कहाँ है, जहाँ पर मौसम, जहाँ पर टेम्परेचर लो हो वहाँ पर हाई प्रेशर होता है, और जहाँ लो प्रेशर, जहाँ टेम्परेचर हाई होता है वहाँ लो प्रेशर होता है। इस तरीके से होता है। जैसे कि बेसिकली बात करें, जो हवा होती है राइज करती है, आपने बेसिकली आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं, तो आपने कभी गर्म पानी में कोई गर्म पानी की बकेट ली, बकेट में जो है गर्म पानी रखा और उसमें देखेंगे आप ठंडा पानी मिक्स करेंगे तो जो है वो फट से मिक्स हो जाएगा, यानी कि, लेकिन वहीं पर एक जो है कोल्ड पानी की बकेट ली, इसमें कोल्ड पानी भरा हुआ है और आप उसमें गर्म पानी डालेंगे तो वो गर्म पानी ऊपर वाली लेयर में रहेगा, उसके नीचे अगर हाथ डालेंगे तो लेयर में नीचे ठंडा ही होगा। इस तरीके से, यानी कि इससे क्या पता चलता है कि ये जो गर्म पानी है, ये ठंडा पानी है, नीचे बैठना चाहता है और गर्म पानी ऊपर राइज करता है ऑलवेज।
यानी कि जो गर्म हवा होती है उसी तरीके से वो ऊपर राइज़ करती है। ऊपर जाने की जब आप देखेंगे तो पानी बॉयल करेंगे तो उसमें ऊपर जो है पूरा भाप निकलने लगता है। लेकिन अगर फ्रीज़ होते टाइम देखेंगे तो उसमें कभी ऊपर की तरफ भाप नहीं निकलेगी। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा हाई प्रेशर, लो प्रेशर। तो आगे हम बात करते हैं इसी तरीके से विंड का मोशन बता दिया है, मूवमेंट, यानी कि जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। यानी ये सब हम उसमें जब साइक्लोन पढ़ेंगे किस तरीके से बनते हैं तो उसमें हम बहुत अच्छे से इसे डिस्कस करेंगे यानी आगे वाले चैप्टर में। लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं बायोस्फीयर की, यानी कि इससे पहले हमने जो है एटमॉस्फेयर और वो हाइड्रोस्फीयर की बात कर ली है। अब बायोस्फीयर की बात करेंगे। 1 मिनट, सॉरी, हाइड्रोस्फीयर भी बात की है ना, और लिथोस्फीयर की भी बात कर ली है। तो बायोस्फीयर यानी कि वो तीनों का इंटरेक्शन मैंने बताया ना कि ये अगर एक लिया जाए, 1 मिनट, तो ये जो है लिथोस्फीयर हो गया, ये हाइड्रोस्फीयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया। इसका जहाँ इंटरेक्शन हो रहा है ये हमारा बायोस्फीयर हो गया। ये हमें जीने के लिए यानी कि प्रेफरेबल है यहाँ पर, यानी प्रॉपर गैस, यानी कि अगर एटमॉस्फेयर भी है थोड़ा सा, उसके साथ साथ गैस भी यानी वाटर भी है, लैंड भी है। तो बायोस्फीयर की बात कर लेते हैं। तो बायोस्फीयर नैरो जोन है जो कि कॉन्टैक्ट बिटवीन लैंड, वाटर, एयर, यानी कि मैंने बताया हाइड्रोस्फीयर में यानी वाटर होता है, लैंड यानी कि लिथोस्फीयर में, उसके बाद एटमॉस्फेयर में एयर है। तो इसका इंटरेक्शन जहाँ होता है यानी कि ये पूरा ये जो छोटा सा रीजन है इसको दूसरी कलर से कर दे ऐसे, तो इतना। तो आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो कह रहे हैं कि इट इज इन जोन दैट लाइफ दैट यूनिक टू दिस प्लेनेट, यानी कि उसी तरीके से जो अर्थ पे लाइफ सस्टेन इसीलिए करती है। यहाँ पर ये यूनिक जोन है जो कि अर्थ पे ही पाया जाता है, यानी कि हाँ अर्थ एक जो प्लेनेट है ये यूनिक है, यूनिक रोल प्ले करती है क्योंकि यहाँ पर लाइफ पाई जाती है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर जो बायोस्फीयर किस तरीके से दिखाया गया, तो ये एटमॉस्फेयर यानी कि ऊपर वाला रीजन पूरा जो है क्लाउड है उसके साथ रेनफॉल है, और यहाँ पर गैस हवाएं मिलती हैं यानी कि बहुत डिफरेंट गैसेज हैं वो हमें सांस लेने हेल्प करती है। नेक्स्ट हम बात कर ले तो रिवर की, यानी कि जो हाइड्रोस्फीयर में आता है रिवर, इस तरीके से यहाँ पर मछलियाँ सस्टेन करती हैं, लेकिन मछलियों को भी गैस की आवश्यकता होती है यानी जो सांस लेने के लिए, उसके लैंड की आवश्यकता होती है जीव को खाने के लिए, सारी चीज़ें। और उसके बाद हम पेड़ की भी वैसे हम बात करें तो उनको भी रैन की आवश्यकता होती है, यानी ज़रूरत है, विंड की ज़रूरत है, लैंड की ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है, इस तरीके से। और उस तरीके से लिथोस्फीयर यानी जो ये स्टोन है यानी कि लैंड एरिया है, लेकिन ये सब जहाँ इंटरेक्ट हो रहे हैं वहीं पर जीव सस्टेन कर रहे हैं, यानी प्रॉपर अगर एयर में ही देखें तो कोई सस्टेन नहीं कर सकता, प्रॉपर अगर लैंड में देखें तो कोई नहीं सस्टेन कर सकता, प्रॉपर वाटर में सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। तो अब हम आगे बात कर लेते हैं स्पीसीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट वेरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया इन द ह्यूज मैमल्स, यानी कि डिफरेंट एनिमल्स हैं यानी कि जो लाइफ्स हैं लिविंग बीइंग वो डिफरेंट, कुछ छोटे कुछ बड़े हैं, ये सारी चीज़ें तो हैं ही। आगे हम बात कर लेते हैं। तो ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू द प्लांट किंगडम एंड एनिमल्स, यानी कि जीवों को प्लांट किंगडम एनिमल्स में यानी कि डिवाइड किया गया है। Three domain of the earth interact with each other, affect each other in some way for the other, यानी सारी चीज़ें वही की बातें करें घूम घुमा के जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब थोड़ा सा जो है एमिशंस पे बात कर लेते हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें तो हमें हेल्प करती है नेचुरली, लेकिन हम लोग इनको जो है थोड़ा सा पॉल्यूट भी कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि यानी जैसे होता है ना कि नेचुरल फिनोमेना, यानी कि बहुत सारे क्लाइमेट चेंज का आपने सुना ही होगा, तो क्लाइमेट चेंज इसी वजह से हो रहा है। ये सारी चीज़ें तो नेचुरल यानी नेचर ने तो हमें बहुत सेफ यानी बहुत क्लीन दिया है, बट हम उसको पॉल्यूट कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि हम जैसे कि थर्मल पावर प्लांट्स यानी कि कोल जलाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। इसी तरीके से जो ये वेस्ट करते हैं ना, वेस्ट रिलीज करते हैं, बहुत सारी जो घर का जो कूड़ा करकट होता है ले जाकर फेंकते हैं नदियों में या पानी में, तो वो पूरा गंदा कर देता है। ये सारी चीज़ें हम जितने भी नेचर के यानी नेचर गिवन गिफ्टेड हैं उसको हम बिल्कुल एक तरीके से उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। तो उसी बात करें कि यानी कार्बन डाइऑक्साइड यानी जो कि टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, यानी कि गॉड नेचर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो टेम्परेचर बहुत मेंटेन था, बट ये पोल्यूशन की वजह से धीरे-धीरे जो है क्या कहते हैं टेम्परेचर भी बढ़ने लगा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जिन्हें हमें सेव करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप देख लीजिए और हमें आंसर करंट उसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो थोड़ा सा इसे हम एमसीक्यू टाइप्स हम करवा ही देते हैं आपको। माउंटेन रेंज द सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया, यानी कौन सा माउंटेन है जो कि यूरोप और ऑस्ट्रेलिया को एशिया को सेपरेट करता है। तो हमने इसमें देखा था एंडीज तो साउथ अफ्रीका में साउथ अमेरिका में पाया जाता है, हिमालय तो एशिया में आपने देखा ही है कि इंडिया में और नेपाल के बॉर्डर पे है। यूराल है जो कि जो है एशिया और यूरोप को
बाइफरकेशन करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ बात कर लें तो टिक कर देते हैं। नेक्स्ट बात कर ले, कॉन्टिनेंट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका, यानी किससे लिंक है, तो यानी कि जो है एक स्टेट से है, यानी आपको मैंने बताया था स्टेट ऑफ पनामा, सॉरी इस्थमस ऑफ पनामा था, सॉरी इस्थमस ऑफ पनामा था, स्टेट ऑफ पनामा नहीं है, जो मैंने आपको बताया था। आगे हम बात कर ले तो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर बाई परसेंट इज, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन सी गैस परसेंट में देखा जाए तो नाइट्रोजन है, जो कि 78% दिखाया था, मैंने आपको बताया भी था। 21% ऑक्सीजन है और 0.03003% कार्बन डाइऑक्साइड है। और नेक्स्ट है, तो इसमें बात कर ले तो डोमेन ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ सॉलिड रॉक्स, यानी कि सॉलिड रॉक्स में कहाँ पाई जाती है, तो लिथोस्फीयर पाई जाती है, मैंने आपको बताया ही था। एटमॉस्फेयर में एयर पाई जाती है, हाइड्रोस्फीयर में वाटर पाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, यानी लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है सबसे बड़ा, तो एशिया है। तो आई होप ये क्लियर होगा और आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से एंजॉय भी किया होगा। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए और नेक्स्ट चैप्टर के साथ तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।